सभी भैया बहन को दीदी का प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, अर्थात के यहाँ पर जब हम किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं या नकारा कहेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? गधा। सामान्य भाषा में भी हम देखा जाए तो ये कहते हैं कि ये तो गधा है, अर्थात कि बेवकूफ़ है, कुछ सोचने समझने की जिसमें बुद्धि नहीं होती, हम उसको गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, निरापद यानी सुरक्षित, सहिष्णुता यानी कि दया भाव ने उसे यह पदवी दे दी है, अर्थात कि उसके सीधेपन ने वह कभी किसी को मतलब कि चोट नहीं पहुंचा था, अर्थात कि हानि नहीं पहुंचा था। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, अर्थात कि यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती है। हाँ, दोनों ही चीज़ें हैं, गाय सींग मारती भी और नहीं भी मारती है, अर्थात कि जब अगर हम किसी ब्याई हुई गाय के, अर्थात जब कोई गाय बछड़ा देती है और हम उसके पास जाते हैं तो वो अपने बछड़े को सुरक्षित करने के लिए वो हमारी तरफ गर्दन हिलाती है, अर्थात हमें मारने के लिए दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है और हमारी तरफ झपट पड़ता है, किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना न देखा, अर्थात कि हमने आज दिन तक ये नहीं सुना कि गधे ने कभी हमें मारा भी है या कभी गधे ने किसी को सींग घुसाए हैं, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना न देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, अर्थात कि अपनी आवाज़ निकाल लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी कि दुख, निराशा, यहाँ उसके हमेशा उसके स्वभाव में रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कि सीधा, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति हमारा फ़ायदा उठाएं, हमें गधे की उपमा दे। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई, अर्थात कि इसके सीधेपन से उन्होंने हमें बिल्कुल ही बेकार समझ लिया। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए, कुसमय अर्थात बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते, अर्थात उनका बराबरी से सामना करते, उनसे लड़ाई झगड़ा करते तो वो भी उनको अपने जैसा ही समझने लगते। जापान की मिसाल है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, अर्थात के उसमें थोड़ी बहुत सोचने समझने की शक्ति है, अर्थात वह थोड़ा गुस्सा भी कर लेता है, वह क्रोध भी कर लेता है, तो इसलिए उसे थोड़ा कम गधा कहते हैं। और वह है बैल, अर्थात जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताव का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। बैल में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे वो अपनी बात को जाहिर कर सकता है, अपनी नाराज़गी को प्रकट कर सकता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहाँ से अब हमारी कथा शुरू होती है। यहाँ पर
जूरी खाची जो कि एक किसान है, हीरा मोती जो कि बैलों के नाम हैं। ये कथा इन दोनों पात्रों के मध्य दर्शाई गई है। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस अर्थात कि काम में हमेशा तैयार, डील में ऊंचे अर्थात बड़े थे। डील यानी कि तन। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा यानी कि अपनापन हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में अर्थात बिना बोले विचार विनिमय करते थे अर्थात आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है अर्थात के दूर है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से अर्थात हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से अर्थात अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है यानी कि हंसी मजाक होने लगता है, लड़ाई झगड़े शुरू होने, लेकिन वो सब किसके लिए? एक सामान्य हंसी मजाक के तौर पर। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी यानी कि बेकार हल्की सी होती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा अर्थात इच्छा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा दिया करते। नांद में, नांद यानी कि वह स्थान जहाँ पर पशुओं को चारा डाला जाता है। खली भूसा पड़ जाने के बाद में खली खली होती है जो कि चारों जानवरों को एक जो कि सोयाबीन, सरसों इनके आदि से तेल निकालने के बाद में जो उसका चूरा बचता है उससे बनाई जाती है भूसा, जो गायों के लिए अनाज का होता है, जैसे सोयाबीन का, गेहूं का, इन सब का उसको भूसा कहेंगे। भूसा अर्थात यहाँ चारे से है। पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया अर्थात बैलों को, दोनों बैलों को साथ में भेज दिया उसके ससुराल में। बैलों को क्या मालूम है वह क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे नहीं। मालिक ने हमें बेच दिया, अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया अर्थात अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते अर्थात कि जोर से आवाज़ निकालते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी अर्थात कि कोई कमी नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते अर्थात कि अगर तुम हमारी इतनी सेवा से प्रसन्न नहीं थे तो हमसे कुछ और ज़्यादा काम करवा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, तुम्हारी सेवा करते हुए मर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो खिलाया वह सिर झुका करके खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के साथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो गया था, जिससे उन्हें अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनकियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी और एक झटके से उन्होंने रस्सियाँ तोड़ दी। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल
चरनी पर खड़े हैं, अर्थात जहाँ पर चरते थे वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, अर्थात अपनेपन वाला विद्रोह, अर्थात के वह नाराजगी का भाव उनमें झलक रहा था। जूरी बेलों को देखकर स्नेह से अर्थात प्यार से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, अर्थात आकर्षक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का मतलब अर्थात इसका विरोध करने का किसी को साहस न हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अर्थात नाराज हो गई। बोली, कैसे नमक हराम है, बैल है। एक दिन वहाँ काम न किया, वहाँ से भाग खड़े हुए, अर्थात के वहाँ से भाग आए। जूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप न सुन सका, अर्थात के ताना न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। खाए क्या। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन क्या सालना फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ। जूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसके ठिठकार पर दोनों ही उड़ने लगते थे। उसकी एक आवाज़ पर ही वो दोनों काम करने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उसे मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आँख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ अर्थात भागना बेकार है। अब की बार मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ। कुछ मजा में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा।
नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में हेट कर रह गया, अर्थात अपने मन को सिकुड़ कर रह गया। आप पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। इसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अर्थात के सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रह गए। घर के लोग भोजन करने लगे। इस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, अर्थात यहाँ भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता है। लड़की बेरोकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसीलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार से आत्मीयता हो गई थी, अर्थात अपनापन हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम की इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत की जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले इस रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वो लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नात डाल दी जाए। उसने घराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बोला, बैलों को पकड़ने चलो। वह दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ अता पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। धन्यवाद भैया बहनों, अगला भाग हम अगले उसमें पढ़ेंगे।